नमस्कार। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मिशन कश्मीर को ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा करीब एक साल पहले यानी 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान संविधान के तहत मिले हुए थे, धारा 370 और 35A, इनको हटा दिया था। और एक साल पहले जब इसको हटाया था तो उसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ था। पाकिस्तान सहित भारत में रहने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग इसको लेकर बहुत उछला था, बहुत कूदा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। और एक साल बाद जो 370 और 35A को हटाया था, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उसके जो सकारात्मक नतीजे हैं, वो साफ तौर पर नज़र आने लगे हैं। और पाकिस्तान का जो मिशन कश्मीर था, यानी कश्मीर को भारत से अलग करने की जो उसकी पूरी साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो धीरे धीरे अब फेल होता दिख रहा है। पिछले दिनों कुछ बड़ी खबरें हुई हैं, 4 बड़े डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके संदर्भ में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। पहली खबर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी ने इस्तीफ़ा दे दिया। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता थे और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये कि बिहार के एक आईएएस अधिकारी जो 15 साल से ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनको और कश्मीर में रहने वाले कुछ गोरखा समुदाय और दलित समुदाय को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया है। तीसरा बड़ा कदम क्या हुआ? तीसरा बड़ा कदम ये हुआ कि भारत ने जो पाकिस्तान का दूतावास, नई दिल्ली में जो दूतावास है, वहाँ से आधे कर्मचारियों की, दूतावास में काम करने वाले पाकिस्तान के आधे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, उनका बैग पैक कर दिया और उनको कहा गेट आउट, आप पाकिस्तान वापस चले जाइए। चौथा कदम जो इस बीच उठाया गया, चौथा बड़ा कदम ये हुआ कि पिछले 6 महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 116 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, उनको ढेर कर दिया है। इनमें अकेले जून महीने में 40 आतंकवादियों को मारा है। ये चारों अपने आप में बड़ी घटनाएं हैं और अगर इनको आप विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इनके डिटेलिंग में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल 370 और 35 से हटाने के बाद ये जो 4 डेवलपमेंट अभी हम देख रहे हैं, वो वास्तव में कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स है, कितनी बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। पहली खबर पर आ जाते हैं। गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है एक ऐसा अलगाववादियों का संगठन है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता था और जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को खास करके कश्मीर घाटी को भारत से अलग करने के लिए और भारत से वहाँ पर भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाए रखने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा अलगाववादी संगठन था। हालांकि मैं मानता हूँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस घाटी को छोड़कर उसका कहीं प्रभाव नहीं है, लेकिन घाटी के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन बनकर रह गया। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो कहता था, लगभग लोग चाहे डर के मारे चाहे इच्छा से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी में फॉलो करते थे। और गिलानी उसके ऐसे नेता हैं जो खुलकर कहते थे कि वो भारतीय नहीं है और दरअसल घाटी के अंदर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े दलाल थे। और आप समझ सकते हैं कि जो गिलानी है, दरअसल उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि गिलानी को अगर छींक भी आ जाती थी तो कश्मीर में हड़ताल हो जाती थी। कभी ऐसी खबर आई कि गिलानी की तबीयत ख़राब है और गिलानी हालांकि 90 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी हॉस्पिटलाइज होते थे, उनकी तबीयत को लेकर कोई खबर आती थी तो कश्मीर घाटी में हड़ताल हो जाती थी, एक आशंका के साथ कि क्या गिलानी साहब की मौत हो गई, गिलानी साहब को क्या हो गया, उसको लेकर वहाँ पर हड़ताल हो जाती थी। एक बार अगर वो लाउड स्पीकर पर बोल दे गिलानी या कह दें कि कश्मीर में हड़ताल होगी, तो पूरा कश्मीर जो है, पूरी कश्मीर वैली वहाँ पर हड़ताल हो जाती थी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक छींक पर, जिससे जुड़ी एक अफवाह सिर्फ अगर आ जाए और उस अफवाह के कारण घाटी बंद हो जाती थी, उस गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया और घाटी में, कश्मीर वैली में इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये दिखाती है कि दरअसल गिलानी बीते एक साल में किस तरह से वो अलग थलग पड़ गए और किस तरह से इररिलेवेंट हो गए, अप्रासंगिक हो गए जम्मू कश्मीर की राजनीति में। उन्होंने जब इस्तीफा दिया, गिलानी ने इस्तीफा दिया, तो गिलानी ने कहा, उन्होंने न सिर्फ पीओके में जो नेता थे, जो पाकिस्तान की तरफ से पैसा और बाकी चीज़ें सप्लाई करते थे, उन्होंने पीओके के नेताओं पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग पैसे को लेकर हेरा फेरी करते हैं। कहा कि मेरे को जो है लूप में नहीं रखा, जो कुछ घटनाएं हो रही थी उसको मेरे को लूप में नहीं रखा, मेरे को कोई चीज़ बताई नहीं जाती और मेरे को नज़रअंदाज किया जाता है। और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह से साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान दरअसल उनकी सुन नहीं रहा एक तरह से।
दरअसल सवाल यह है कि गिलानी को 370 हटते ही, जिस तरह से 370 हटी और जिस तरह से गिलानी को रातों रात खबर ली थी, उसके बाद गिलानी को नज़रबंद कर दिया। उसके बाद सरकार की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उससे साफ हो गया कि गिलानी इरेलेवेंट बन गया और कश्मीर में अब गिलानी की कोई आवाज़ नहीं है। तो जिस गिलानी को पाकिस्तान करोड़ों रुपया देकर जिस गिलानी को खड़ा किया था पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रचार के लिए, भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया दरअसल पाकिस्तान ने लगाया, इन्वेस्ट किया, आज वो गिलानी ना पाकिस्तान का रहा, ना पाकिस्तान का गिलानी रहा, ना गिलानी जो है वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, ना पाकिस्तान गिलानी पे ट्रस्ट कर रहा है। तो इस तरह से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि गिलानी नाम का जो पूरा एक अलगाववादी राजनीति का झंडा बरदार था कश्मीर घाटी से, उसका एक तरह से उसका राजनीतिक अंत हो गया और उसके पक्ष में आज आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये ठीक है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में इसकी जगह, गिलानी की जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन वो गिलानी जैसा कोई ताकतवर, गिलानी जैसा कद्दावर नेता अब कभी भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई हो नहीं सकता। तो भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान ने जिनको पाला पोसा, भारत ने उनको इर्रेलेवेंट कर दिया। आज घाटी में उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये पहली घटना। अब आइए दूसरी घटना पर चलते हैं। दूसरी घटना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि 370 और 35 से हटने के बाद नई डोमिसाइल नीति कश्मीर के लिए आई और नई डोमिसाइल नीति आने के साथ ही जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से एक बिहार के एक IAS अधिकारी जो रह रहे थे, उनको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दिया गया, यानी अब वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर बरसों से रह रहे थे गोरखा समुदाय के, दलित समुदाय, जिनको कश्मीर में साफ सफाई करने के लिए बरसों पहले लाया गया था लेकिन जिनको नागरिकता नहीं दी थी, उनको भी अब कश्मीर की नागरिकता मिल गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य नहीं रह गया जो एक अलग थलग राज्य है। हालांकि इसको लेकर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बहुत हल्ला मचाया और पाकिस्तान तो बिल्कुल बौराया हुआ है। पाकिस्तान ने कहा कि हम UN में इस बात को ले जाएंगे, दुनिया भर में हम इसको, दुनिया भर के नेताओं से हम कहेंगे भारत ने ये अवैध काम किया, इलीगल काम किया। लेकिन आज कश्मीर पर पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान इस वक्त इस मुद्दे पर क्या कहता है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP, वो कह रही है कि जो वैली है, कश्मीर घाटी है, उसकी डेमोग्राफी बदलने की ये पूरी साजिश है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दरअसल ये दोनों पार्टियां हैं, ये यहाँ की मुस्लिम जो आबादी है, मुस्लिम पॉलिटिक्स करके ही यहाँ सत्ता में हमेशा पहुँचती रही हैं और इसीलिए इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में कोई और बाहर का या भारत का कोई और नागरिक उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी मिले, इसलिए वो हल्ला मचा रही हैं। पर बड़ी बात यह है कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो तो 90 के दशक में तभी बदल गई थी जब वहाँ से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। तो उस वक्त जो लोग खामोश थे, आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर की डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और अपने आप में बहुत एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर कश्मीर में ये जो डोमिसाइल नीति के बाद जो बाकी लोगों को नागरिकता देने का काम शुरू हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है और इसीलिए पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी बौखलाया हुआ है। लेकिन उसकी बौखलाहट के बावजूद उसको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अब वो चाहे दुनिया में रोएगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दूसरी बड़ी घटना। तीसरी बड़ी घटना जो मैंने बताया वो ये कि भारत ने पाकिस्तान का जो दूतावास है दिल्ली में, भारत ने साफ कह दिया और उसके करीब आधे से आधे जो उनके वहाँ पे कर्मचारी हैं पाकिस्तानी, वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान वापस लौट गए हैं। भारत ने एक कदम इसलिए उठाया कि ये दरअसल भारत ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग हैं वो स्पाइंग का काम, जासूसी का काम करते थे, इसके बदले में एक कदम उठाया गया। हालांकि इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी भारत का जो दूतावास था वहाँ के कर्मचारियों की कटौती कर दी है, लेकिन भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़ी बात यह है जो नई दिल्ली में पाकिस्तान का दूतावास था वो दरअसल सिर्फ 3 काम करने के लिए जाना जाता था। उसका और कोई काम नहीं था, सिर्फ 3 काम करता था। पहला काम वो हुर्रियत के लिए और कश्मीर में जो अलगाववादी नेता थे उनके लिए फंडिंग और उनको हर तरह की मदद मुहैया कराता था। इसलिए गाहे बगाए वहाँ पर आप देखते थे हुर्रियत के नेताओं को बुलाया जाता था पार्टी के लिए, डिनर डिप्लोमेसी के लिए उनको अक्सर हुर्रियत के नेताओं को बुलाया जाता था, बिल्कुल जैसे वो दुल्हे और उनको बारात में बुलाया जा रहा है, इस तरह से उनको बुलाया जाता था। दूसरा काम स्पाइंग का करता था। पाकिस्तानी दूतावास जो है उसके ज़्यादातर कर्मचारी किसी न किसी तरह से स्पाइंग में और जो आतंकवादी घटनाएं भारत में होती रही हैं उनमें जो लोग शामिल होते थे उनको लॉजिस्टिक मुहैया कराने में शामिल रहे हैं। तो आखिर ऐसे कर्मचारियों का काम भी क्या था, इसलिए बेहतर है कि इन कर्मचारियों का बिस्तर बांध दिया जाए। और तीसरा काम जो पाकिस्तानी दूतावास दिल्ली में रहकर करता था वो ये कि भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है
ये पत्रकार बुद्धिजीवी, इनके लिए बिरयानी दावतें करता था। कई सारे ऐसे पत्रकार बुद्धिजीवी, उनको अक्सर बुलाया जाता था, उनके लिए बिरयानी की पार्टी होती थी उनके लिए, और जब बिरयानी की पार्टी होती थी हुर्रियत के नेताओं को भी वहाँ बुलाया जाता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हुर्रियत के नेताओं को मीडिया का और बाकी का प्लेटफॉर्म देने का काम भी ये दूतावास करता था। तो आखिर ऐसे दूतावास में इतनी अधिकारियों की ज़रूरत ही क्या थी? भारत में बहुत सारे विशेषज्ञ पहले से कह रहे थे कि भारत को बिल्कुल वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका साइज़ कम कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इतने कर्मचारियों के काम करने का। और आखिरकार भारत ने कदम उठाया और अब वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी तादाद आधी रह गई है। जो मेरे पास जानकारी है उसमें करीब करीब 100 कर्मचारी हैं जो पाकिस्तान वापस लौट गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास आतंकी संगठनों के लिए कश्मीरी युवाओं को रिक्रूट करने का भी काम करता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2017 से लेकर अब तक पाकिस्तानी जो दूतावास है उसने 399 कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान का वीज़ा दिया, लेकिन इन 399 लोगों में से 218 लोग ऐसे हैं जिनका आज तक पता नहीं कि दरअसल कहाँ गए। यानी उन्होंने वीज़ा लिया पाकिस्तानी एम्बेसी से और वो पाकिस्तान गए और उसके बाद डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। तो सवाल ये कि जो 218 लोग हैं जो पाकिस्तान का वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए थे और उसके बाद गायब हो गए, ये कहाँ गायब हो गए? जाहिर सी बात है कि इनको दरअसल पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों में ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इनको मुजाहिद बनाकर, आतंकी बनाकर हथियारों के साथ भारत में घुसपैठ करा दी गई। तो ये काम दरअसल पाकिस्तान की एम्बेसी भारत में करती रही। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट है। अब चौथी और आखिरी डेवलपमेंट जो मैंने कहा वो ये है कि इस साल पिछले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में 116 आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और इसमें जून महीने में, अकेले जून महीने में 40 आतंकवादी ढेर किए हैं और जिन लोगों को मारा गया उनमें 7 जो है वो ऑपरेशनल कमांडर हैं। ऑपरेशनल कमांडर मतलब रियाज नायकू जैसे बड़े आतंकवादी, जो तमाम जो आतंकवादी संगठन है उनके मुखिया के रूप में, और उनमें जो ऑपरेशन होने हैं उनको वो कमांड करते थे। तो ऐसे आतंकवादी को मार गिरा है। तो दरअसल एक ऑल आउट पॉलिसी वहाँ चल रही है। आपको याद होगा सेना ने 1 साल पहले ही साफ तौर पर कह दिया था, कश्मीर में ये कहा था, कश्मीर के लोगों से अपील करी थी कि आप अपने बच्चों को हथियार उठाने से रोकें, क्योंकि जो हथियार उठाएगा उसको सफाया कर दिया जाएगा। और सेना इस ऑल आउट पॉलिसी पर लगी हुई है। जो भी हथियार उठा रहा है उसको साफ कर दिया जा रहा है, उसको टिकने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में जो आतंकवादी यानी जो बंदूक उठाने वाले लड़के हैं, उनकी जो बंदूक उठाने के बाद उनकी अगर उनकी एज देखें, यानी बंदूक उठाने से मरने तक की अगर उनकी समय सीमा देखें तो 1 साल से ज़्यादा नहीं। यानी आप भारत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर सुरक्षा बल आपको मार गिराएंगे। तो ये ऑल आउट पॉलिसी चल रही है और इसलिए आतंकवादियों का सफाया लगातार हो रहा है। ये 4 बड़ी घटनाक्रम जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और 370 और 35 को जिस तरह से हटाया गया उसके बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं। आप सोचिए कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और अगले 4, 5, 6 साल बाद दरअसल इन कदमों का कश्मीर पर, कश्मीर की राजनीति पर, जियोपॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान पर कितना इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो यह दरअसल मोदी का मास्टर स्ट्रोक था और इस मास्टर स्ट्रोक के जो नतीजे थे, जो परिणाम थे, अच्छे परिणाम थे, वो हम देख रहे हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि ये इस सब के बाद अभी जो है तुरंत जो है कश्मीर घाटी में सब कुछ बदलने लगेगा, वहाँ आतंकवाद थम जाएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान डेस्परेट है क्योंकि उसको कहीं से मदद नहीं मिल रही। पाकिस्तान जो है डेस्परेट, पाकिस्तान कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगा। अगले 1-2 साल जो है वो अभी हमको संभल कर रहना पड़ेगा, लेकिन देर सवेर इसके बेहतर नतीजे हमें दिख रहे हैं और दिखने लगेंगे। और धीरे धीरे कश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान जिस तरह की साजिशें कर रहा है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द ही कश्मीर में ये बदलाव जो है, जो अभी नीचे है, वो सतही तौर पर भी दिखने लगेगा। तो ये इस वक्त की कश्मीर की एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के संदर्भ में। तो पाकिस्तान को जो मिशन कश्मीर था, सालों से जिसको पाकिस्तान पाल पोस रहा था, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा था, पैसा लगा रहा था, टाइम लगा रहा था, पाकिस्तानी सेना जिसमें लगातार लगी हुई थी, उसको एक बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान का मिशन कश्मीर नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।